नमस्कार साथियों, मैं प्रताप ढोटे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल ढोटे कोचिंग क्लासेस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 12th क्लास के जो भी बच्चे हो वहाँ तक इस चैनल को पहुँचाने की कोशिश कीजिए। आपको कंटिन्यू वीडियो यहाँ पर मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। पूरी क्लासेस आप देखते चले। ठीक, हम आज क्या देखने वाले, कक्षा 12वीं का तरंग प्रकाश की तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रो देख लेते हैं इसका कि क्या है आपके पास में। अच्छा, तरंग प्रकाशिकी मतलब आपको बात किसके बारे में करना है, वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है मैंने न्यूटन का कनिका सिद्धांत, केवल एक क्वेश्चन कनिका सिद्धांत का है, बाकी पूरे किसके हैं, वेव के हैं, जिसके बारे में आपसे पूछा भी जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक के कोई भी क्वेश्चन सिलेक्टेड बन सकता है। पूरा टॉपिक इतने में क्लियर हो जाएगा। सभी लोग टॉपिक को अच्छे से देखें। सबसे पहली चीज क्या देखने वाले हैं हम, न्यूटन का कनिका सिद्धांत। क्या देखने वाले हैं, न्यूटन का कनिका सिद्धांत क्या है कि न्यूटन ने कनिका सिद्धांत के बारे में क्या क्या चीजें दी थी। उसके बाद में आता है हाइगन का तरंग सिद्धांत। देखिए, इसने 1676 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था, सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक, और 1678 में हाइगन में क्या होता है, 1678 को हाइगन एक दूसरा नियम का प्रतिपादन करता है। ये क्या बोलता है कि न्यूटन बोलता है कि प्रकाश का कनिका सिद्धांत मतलब प्रकाश कण के रूप में चलता है, और हाइगन आते हैं और क्या बोलते हैं, प्रकाश तरंग के रूप में चलते हैं। आगे जाकर दोनों की थ्योरी जब आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि प्रकाश कभी कण की भांति व्यवहार करता है तो कभी तरंग की भांति व्यवहार करता है। इस तरीके से नई थ्योरी अपना आज के समय में पढ़ते हैं आते हैं। इसके बाद में हमको क्या पढ़ना है, वेव फ्रंट पढ़ना है। वेव फ्रंट क्या है, तरंगाग्र क्या है। आपको इसमें बेलनाकार, गोलाकार और एक समतल, 3 प्रकार की तरंगाग्र के बारे में मिलेगा कि क्या क्या चीजें होती है। आगे देखते हैं हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। यहाँ पर हाइगन का तरंग सिद्धांत है और यहाँ पर आपके पास में आ जाता है क्या, हाइगन का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का बनेगा यहाँ से, तो 4 नंबर का क्वेश्चन एक तो हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत बन सकता है, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। या दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का एक तो परावर्तन बन सकता है या फिर प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों चीजें बन सकती है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल बनने के चांसेस रहेंगे आपके पास में। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, क्या होती है व्यतिकरण की घटना, इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो सिंपल से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें हुई थी और समझते हुए चलेंगे। समझते चलना, जिसको जहां प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स खुला है, कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल लिखना, आराम से समझे सारी चीजों को। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास में न्यूटन का कनिका सिद्धांत। क्या है, न्यूटन का कनिका सिद्धांत। सर आइजैक न्यूटन ने प्रकाश के बारे में बताते हुए सन 1676 में, कब, 1676 में एक नियम का प्रतिपादित किया और इस नियम की कुछ अवधारणाएं थी। ये अवधारणाएं क्या क्या थी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इन्हें बोला था प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। क्या बोला कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश सूक्ष्म व भारहीन। देखिए क्या बोला कि प्रकाश जो है ना सूक्ष्म और भारहीन कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। अच्छा, क्या बोला था कि जो प्रकाश है सूक्ष्म व भारहीन कणों से मिलकर बना है, और इन्हीं को क्या बोला उनने, कनिका। इसी को क्या बोला, जिसे क्या बोला उसने, जिन्हें कनिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिन्हें कनिकाएं कहते हैं। तो पहला पॉइंट सभी का क्लियर हो गया कि क्या, प्रकाश सूक्ष्म और भारहीन कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कनिकाएं कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि प्रकाश की जो ये कनिकाएं है, जो प्रकाश की छोटी छोटी कनिकाएं है, इनकी जो वेलोसिटी है या इनकी जो स्पीड होती है ये कितनी होती है, तो इनकी चाल। दूसरा पॉइंट क्या बोला था इनने कि जो ये जो कनिकाएं बनी है छोटी छोटी, ये जो प्रकाश है जो सूर्य से निकलकर यहाँ तक पहुंच रहा है, आपके पास पहुंच रहा है, ये किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है, छोटे छोटे सूक्ष्म कण और कैसे, भारहीन कणों से मिलकर बना है। अब इसकी स्पीड कितनी होती है, तो इन कणिकाओं की
चाल, चाल बोल सकते हो, वेग बोल सकते हो। वेग लिख देता हूं मैं। वेग कितना होता है, इसका वेग कितना होता है आपके पास में, तो 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये भी सभी को पता होगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, कभी कभी ऑप्शन में आपको ऐसा न मिलकर कभी ऐसा मिले तो भी गलत मत समझना, 3 गुणित 10 की घात 5 और यहां लिख देगा किलोमीटर प्रति सेकंड। बात एक ही है, आया समझ में, बात एक ही है, क्योंकि 1000 में कितना होता है, 3 जीरो होते हैं, तो 3 जीरो कम हो गए तो कितना बचा, 10 की घात 5, तो किलोमीटर प्रति सेकंड बन जाएगा आपके पास में। ठीक है, चलो यहां तक भी चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। क्या है प्रकाश सूक्ष्म और भारहीन कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। दूसरा, इन कणिकाओं का वेग जो होता है आपके पास कितना होता है, 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तीसरा पॉइंट बोला इनने, तीसरा पॉइंट क्या बोला कि जब ये कणिकाएं आपकी आंखों से टकराती है, जब ये कणिकाएं कहीं से टकरा कर आएंगी और आपकी आंखों से टकराएंगी तो ये संवेदना उत्पन्न कर देती है। मतलब क्या बोला, यह कणिकाएं, तीसरा पॉइंट क्या है आपके पास, यह कणिकाएं आंखों से टकराकर संवेदना उत्पन्न करते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा। क्या है तीसरा पॉइंट आपके पास, कि यह कणिकाएं आंखों से टकराकर संवेदना उत्पन्न करती हैं। 3 पॉइंट सभी को समझ में आ गए। आगे देखते हैं, ये जो कणिकाएं बनी हैं वो भिन्न भिन्न रंगों की है। ये जो कणिकाएं है ना भिन्न, आप लोगों ने प्रकाश का जो फ्रिज में द्वारा अपवर्तन देखा है उसमें देखा है कि जो श्वेत प्रकाश होता है कितने 7 रंगों में विभक्त होता है, बैजानी, हैप्पी नाला। क्या होता है, बैजानी, हैप्पी नाला। तो भिन्न भिन्न रंगों की कणिकाओं का आकार, इसमें जो कणिका है आपके पास में, चौथा पॉइंट लिखता हो कि भिन्न भिन्न कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। सभी को ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी कि भिन्न भिन्न कणिकाओं का आकार कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अलग अलग माध्यम में इन कणिकाओं का वेग कैसा होता है, अलग अलग होता है। आप लोगों को सभी को पता है कि ये जो प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है, आता है। विरल माध्यम में प्रकाश तेजी से गति करेगा तो सघन माध्यम में प्रकाश थोड़ा धीमी गति से, ये चीज समझ में आती है। तो यहां पर देखते हैं हमने क्या क्या देखा, प्रकाश सूक्ष्म व भारी कणों से मिलकर बना है जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। इन कणिकाओं का वेग कितना होता है, 3 गुणित 10 के 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये कणिकाएं आंखों से टकराकर संवेदना उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, संवेदना उत्पन्न करती है। जब टकराती है वहां प्रतिबिंब बनता है आपके पास में। अगला क्या है, भिन्न भिन्न कणिकाओं का आकार भिन्न भिन्न होता है। और 5वां पॉइंट आ जाता है आपके पास में, क्या, तो 5वां पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है आपके पास में कि अलग अलग माध्यम में इनका वेग अलग अलग होता है। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। तो आपके पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है। तो हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास में, हाइगन का तरंग सिद्धांत। क्या है, हाइगन का तरंग सिद्धांत। जैसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत की 5 अवधारणाएं थी, ऐसे ही सन 1678 में हाइगन ने भी इस नियम के प्रतिपादन को किया। मतलब जो प्रकाश के कण हैं किस तरीके से गति करते हैं उनके बारे में बताया कि प्रकाश जो है कण की भांति व्यवहार नहीं करता है, किस भांति व्यवहार करता है, तरंग की भांति व्यवहार करता है। उसके बारे में 5 अवधारणाएं कौन कौन सी दी उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हाइगन ने कहा कि सबसे पहली बात तो न्यूटन ने क्या बोला है कि प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है, जबकि हाइगन आकर बोलते हैं कि जो प्रकाश है तरंग की भांति व्यवहार करता है। मतलब प्रकाश जो है, प्रकाश तरंग की भांति गमन करता है। आया पहला पॉइंट समझ में सभी को कि प्रकाश जो है तरंग की भांति गमन करता, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाता है वो तरंग के रूप में जाता है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि जो अंतरिक्ष है ना,
अंतरिक्ष में एक माध्यम है जो पूर्णतः प्रत्यास्थ है, जो पूर्णतः प्रत्यास्थ है, और इस माध्यम को उसने क्या बोला था? ईथर। क्या बोला था? ईथर। क्या बोला है कि अंतरिक्ष में एक माध्यम है जो पूर्णतः, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि तरंग सिद्धांत है किसका है? हाइगन का। कब दिया था इसने? 1678 में दिया था। कब दिया था? 1678 में दिया था। अंतरिक्ष में एक माध्यम है जो पूर्णतः क्या है? प्रत्यास्थ है। कैसा है? प्रत्यास्थ है। और इस माध्यम को क्या बोला था उसने? इस माध्यम को क्या बोला था? इस माध्यम को ईथर माध्यम बोला था। क्या बोला था? ईथर माध्यम। ईथर माध्यम कहा था। और इसी माध्यम से क्या होती है? इस माध्यम से तरंग क्या होती है? तरंग संचरित होती है। देखो, सारी चीजें अगर आपको पता करनी है तो लिखना तो पड़ेगा ही, इसलिए नोट्स अपने खुद के बनाना बहुत जरूरी है। पेन रखे, कॉपी रखे और सारे पॉइंट लिखते हुए चले मेरे साथ में, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है आपके पास में? तो बोले ये जो तरंग है ना, इसकी भी वेलोसिटी कितनी होती है? तो इन्हें बताया था, किसने? हाइगन ने, कि तरंग का जो वेग है या चाल है, मैं क्या लिख दूं? चाल लिख देता हूं या वेग लिख देता हूं। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चौथा पॉइंट बोला था कि जो तरंग चलती है ना, तो इसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है? ये जो तरंग चल रही है, कौन सी तरंग चल रही है? ये सन है, और यहां से जो प्रकाश निकला वो तरंग की भांति निकला है, मतलब वेव की भांति निकलता है। अगर ये तरंग की भांति निकल रहा है तो इसकी जो आवृत्ति क्या होती है आपके पास में? जब ये कोई तरंग चलती है, तो एक और कितना विस्थापन अधिकतम होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसका आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। और पूरा एक चक्कर हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? आवर्तकाल। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। लेकिन तरंग 1 सेकेंड में कितनी चलती है? तरंग 1 सेकेंड में कितनी चलती है, इसको क्या बोलते हैं? उसकी आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। और यहां से लेकर ये तरंग ने पूरा टाइम यहां तक पहुंचने में जितना भी लिया है, उसको क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य, वेव लेंथ। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं या वेव लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, चौथा पॉइंट क्या आपके पास में? तरंग की आवृत्ति भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य। क्या बोलूंगा? तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होती है। तो ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा। और ये जो तरंगे होती है ना, कैसी होती है? 5वां पॉइंट क्या बोला था उनने? ये जो तरंगे होती है ना, ये कैसी होती है? बोले अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है? तो यह तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया कि हाइगन ने तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1678 में प्रतिपादन किया था। और इस नियम के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा बोलता है अंतरिक्ष में एक माध्यम है, इस माध्यम को क्या बोला था उन्होंने? ईथर बोला था, जहां से प्रकाश किरण क्या होती है? गमन करती है। अगला, तरंग की चाल जो होती है, ये जो वेव है, इसकी जो स्पीड है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य अलग अलग पॉइंट पर कैसी होती है? अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होती है। अगला आता है, यह तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। अगला पॉइंट, अगर मैं वेव फ्रंट की बात करता हूं, तो वेव फ्रंट आप लोग किसकी बात कर रहा हूं? मैं तरंगाग्र की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? तरंगाग्र की बात कर रहा हूं। वेव फ्रंट की बात, किसकी? वेव फ्रंट। अगर इसकी बात करें तो क्या होता है आपके पास में? जब आप किसी बिंदु पर, क्या बोला? किसी माध्यम में, थोड़ा सा अच्छे से देखें,
चलो इसके बाद बात करते हैं किसकी, तरंगाग्र की। तो तरंगाग्र होता क्या है आपके पास में, तो किसी माध्यम में तरंग संचरित होती है तो किसी क्षण, जब किसी माध्यम में तरंग संचरित होती है तो किसी क्षण उस एक बिंदु के चारों ओर एक सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है, या बिंदुओं का एक पथ बन जाता है। ऐसा कहाँ देखा आप लोगों ने, तो देखिए एक तालाब है, एक तालाब है जिसमें आप एक पत्थर मारोगे। अब इस पत्थर को फेंकने के बाद क्या होता है कि उसके आसपास क्या होता है, ऐसे एक बिंदुओं का पथ बनते हुए एक सर्कल बन जाता है, बनता है क्या, फिर उसके आगे भी एक सर्कल बनते चलता है, और ये आगे तब तक के पहुंचता है, चलते रहता है जब तक के पूरा कहां नहीं पहुंच जाता है, किनारे तक के नहीं पहुंच जाता है। तो इसी को तो क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। क्या होता है तरंगाग्र, तो इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी परिभाषा नोट कर ले सभी लोग। किसी माध्यम में तरंग में तरंग संचरित हो रही है, किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही है तो किसी क्षण समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। क्या बोला, किसी माध्यम में जब क्या होती है, तरंग संचरित होती है, तरंग संचरित होने के बाद में उसके आसपास क्या होता है, एक बिंदुओं का पथ बन जाता है, एक बिंदुओं का पथ बन जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, वेव फ्रंट बोलते हैं या तरंगाग्र कहते हैं। अच्छा, तरंगाग्र होती कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आपके पास गोलीय तरंगाग्र, दूसरा क्या है आपके पास बेलनाकार तरंगाग्र, और तीसरा क्या है आपके पास में समतल तरंगाग्र, और तीसरा है आपके पास में समतल। तो 3 प्रकार का तरंगाग्र देखते हैं हम, पहला गोलीय तरंगाग्र, दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र, और तीसरा क्या है आपके पास में समतल तरंगाग्र। बेलनाकार या गोलीय, सबसे पहले बात करता हूं मैं किसकी, गोलीय की। अगर आपने बोला कि आपके पास में एक बिंदु है, ठीक है, थोड़ा सा समझ ले, अगर एक क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, सिंपल शब्दों में थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक। आपको क्या बोला है, गोलीय तरंगाग्र। अगर आपके पास में एक पॉइंट है और इस पॉइंट के चारों ओर क्या होता है, तरंग संचरित होती है, कैसे, गोलाकार तरंग संचरित होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, गोलीय तरंगाग्र। क्या बोलेंगे, गोलीय तरंगाग्र। लेकिन अगर आपके पास में एक आपके पास क्या बेलन है, कोई छड़ है, क्या है, छड़ है, कैसी छड़ है, बेलनाकार छड़ है, कैसी छड़ है, बेलनाकार छड़ है। अब इसके कारण जो तरंग उत्पन्न होंगी ये आगे भी बढ़ते चलेंगी, किस रूप में, एक सरल रेखा के रूप में। किस रूप में बढ़ते चलेंगी, एक सरल रेखा के रूप में तरंग बढ़ते चलेंगी। ऐसा समझिए कि आपने एक लोहे की छड़ के ऊपर एक हथौड़ा मारा, तो यहां से जो वाइब्रेशन करते हुए आपके पास ध्वनि पहुंचेंगी, ये तरंग के रूप में पहुंचेंगी। तो यहां पर देखते हैं कि बेलनाकार तरंगाग्र में क्या होता है कि एक बेलन के ऊपर से जो तरंग उत्पन्न होकर निकलती है वो कैसी निकलती है, सरल रेखावत निकलती। कैसी निकलती है, सरल रेखावत निकलती है, इसको क्या बोलते हैं हम, बेलनाकार। अगला आता है समतल। तीसरा पॉइंट क्या आता है, समतल। तो जब गोलीय और बेलनाकार, जब तरंग कभी गोलीय चले या फिर कभी समतल चले, सॉरी कैसे चले, बेलनाकार चले, तो दोनों प्रकार का मिक्सअप जो होता है आपके पास में क्या होता है, समतल तरंगाग्र। क्या कहा जाता है, समतल तरंगाग्र। यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई होंगी। अगला पॉइंट आता है आपके पास में हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। क्या है, हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास में, हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। क्या है हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, इधर ध्यान से समझे। तो इसने क्या बोला कि अगर कोई कण है, ये जो कण है ये क्या करता है, प्रकाश स्रोत की भांति वर्क करता है। क्या करता है, ये जो कण है प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, और यहां से जो तरंगे निकली, मान लेता हूं ये आपके पास में क्या है, प्रकाश स्रोत है, और यहां से निकल रही है तरंगे। क्या निकल रही है, तरंगे निकल रही है, और ये जो तरंगे निकल रही है, ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, किसी तरंगार्ग पर स्थित प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, जिससे नई तरंगे उत्पन्न होती है।
आपके पास में एक प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से ये तरंगे निकली है, यहां पर आपके पास तरंगे हैं। अब इस तरंग के ऊपर कहीं पर भी किसी भी बिंदु की बात कर लूं, कहीं पर भी, तो ये किसकी भांति व्यवहार करता है? ये खुद बोलता है कि मैं प्रकाश उत्पन्न कर रहा हूं। मतलब यहां से जो प्रकाश स्रोत से तरंगे निकली है वो यहां पर पहुंची, और यहां पहुंचने के बाद में जो तरंग के ऊपर प्रत्येक बिंदु बनेगा, ये बिंदु भी क्या करता है? तरंग की भांति व्यवहार करता है। किस भांति व्यवहार करता है? तरंग, सॉरी, प्रकाश स्रोत की भांति किसकी भांति? बिंदु तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, जिससे नई तरंगे, और यहां से भी क्या होता है? फिर नई तरंगे उत्पन्न होना प्रारंभ करता है। तो यहां पर देखिए फिर नई तरंगे उत्पन्न होना प्रारंभ करेगा, इस तरीके से आगे बढ़ते चलता है। चीजें समझ में आई क्या? क्या बोला कि जो प्रकाश स्रोत से तरंग निकली है, ये तरंग के प्रत्येक बिंदु पर जितने भी कण बनेंगे आपके पास में, ये कण भी किसकी भांति व्यवहार करते हैं? कि प्रकाश स्रोत की भांति, मतलब ये खुद भी तरंगे उत्पन्न करते हैं। आगे देखते हैं, यदि माध्यम सममांगी होता है, मतलब एक जैसा माध्यम हो, तो प्रकाश की जो तरंगिकाएं है, ये तरंग जो है, इनकी चाल कितनी होंगी आपके पास में? समान रहेंगी। मतलब कितनी रहेंगी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रहेंगी। किसी भी क्षण इन तरंगों पर बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल उस क्षण पर नए तरंगों की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान देना, यहां पर कहीं पर भी आपने जैसे यहां पर क्या किया? एक स्पर्श तल खींचा। अब ये स्पर्श तल खींचा तो क्या करता है भैया? किसी भी क्षण इन तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शीय तल उस क्षण नए तरंगार्ग की स्थिति प्रदर्शित करता है। मतलब यहां से फिर यहां पर क्या हो जाएगा? ये कण जो होगा क्या करेगा? नई तरंगों की बात करेगा, नई तरंगों की बात करेगा, क्योंकि प्रत्येक कण क्या होता है? नए तरंगे उत्पन्न करता है। मतलब इस पर स्पर्श रेखा खींची तो यहां से आगे भी क्या बनेगा? एक फिर से स्पर्श ऐसा का ऐसा क्या बनेगा? तरंग धैर्य बनेगी। क्या बनेगी? तरंग धैर्य बनेगी, और ये तरंग इस तरीके से आगे बढ़ते चलेंगी। तो ये था आपके पास में हाइगन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। यहां तक के 2 नंबर के क्वेश्चन, यहां तक ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि 4 नंबर में पूछा जा सके। अब इसके बाद में 2 क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या। इस दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में। हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या आपके पास में? जब कोई प्रकाश किरण आती है और किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में चली जाती है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या होता है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम कि हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। मतलब आंसर क्या बनना चाहिए आपके पास में? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। चलो देखते हैं। अगर मैं यहां पर डायग्राम बना हुआ है, लेकिन इसमें डायग्राम ही अच्छे से बनना चाहिए, तो किस तरीके से डायग्राम बनाते हैं ध्यान से देखना सभी ने। अगर मैं एक सरफेस ले लेता हूं, एक सरफेस ले ली, सरफेस का नाम क्या है? XY। सरफेस का नाम क्या है? XY। इसमें एक तरफ पॉलिश है और एक तरफ पॉलिश नहीं है। अगर मैं 2 कण लेता हूं, पहला कण और ये दूसरा कण, अगर पहला कण यहां से ट्रेवल करना चालू करता है और दूसरा कण यहां से ट्रेवल करना चालू करता है, तो प्रकाश किरण ऐसे चलते हुए आएंगी। ठीक, इतना तो पता है सभी को कि ये प्रकाश किरण यहां पर पहले पहुंचेंगी, जबकि ये प्रकाश किरण यहां पर लेट पहुंचेंगी। दोनों कैसे है? पैरेलल है, समांतर है, लेकिन यहां से इस बिंदु पर प्रकाश किरण पहले पहुंचेंगी। जब ये प्रकाश किरण ए पर पहुंचेंगी, तब तक ये प्रकाश किरण मान के चलता हो कि बी तक के ही पहुंचेंगी। कहां तक पहुंचेंगी? बी तक। यहां पर देखिए, यहां से कोई प्रकाश किरण ए पर पहुंची है, तब तक दूसरी प्रकाश किरण जो है आपके पास में कहां तक पहुंची है? बी तक पहुंची हुई है। आगे देखते हैं। जब ये प्रकाश किरण परावर्तित होकर जाएंगी, तो ऐसे जाएंगी क्या? ठीक, ऐसे ही जब ये प्रकाश किरण यहां पर आपतित होती है, जितना समय लगता है तब तक यहां पर पहुंची, कहां पर? बी पर। ये परावर्तित होकर ए डैश पर पहुंचती है। कहां पर पहुंचती है? ए डैश पर। देखिए यहां पर बना हुआ है, क्या बना हुआ है? ए डैश बना हुआ है। ए डैश पर पहुंचती है, तब तक के ये जो प्रकाश किरण है कहां तक के ट्रेवल करती है? बी डैश तक के ट्रेवल करते हैं। मतलब
जितना समय इस प्रकाश किरण को यहां पर आने और यहां तक पहुंचने में लगा, उतने समय में ये प्रकाश किरण कहां तक के पहुंची है, बी डैश तक के पहुंची हुई है। आगे देखते हैं, अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल खींचूं, नॉर्मल खींचो बोले तो अभिलंब खींचा और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया, तो यहां पर कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का, क्योंकि एक प्रकाश किरण यहां पर आ रही थी समांतर, यहां पर इस कण से इस कण को मिलाया, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो यहां पर एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। अगर ये 90 का है, ये आपके पास में कितने का है, आई, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, तो ये आई हो गया। तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा आपके पास में, टोटली जब 90 का है और जो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण ये भी होगा और 90 अंश का कोण ये भी होगा, एकांतर कोण। तो ये अगर आई है तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में, 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई है तो ये पूरा का पूरा एंगल कितने का बन जाएगा, आई का। देखिए यहां पर बना हुआ है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे अगर यहां से इसको मिलाते हैं, इससे इसको मिलाया, तो यहां पर भी कोण कितने का बनेगा आपके पास में, 90 डिग्री का। अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल खींचता हूं, अभिलंब खींचा, तो यहां पर आपके पास में ये परावर्तित किरण हो जाएंगी, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, कौन सा कोण बनाती है, परावर्तन कोण, बोले तो आर की बात कर रहे हैं, ठीक। अगर मैं यहां से इतने की बात करूं, तो इतना कोण कितना हो जाएगा आपके पास में, 90 माइनस आर बना हुआ है, क्या देखिए यहां पर कितना बना है, 90 माइनस आर, ठीक। तो ये पूरा का पूरा कोण कितने का हो जाएगा आपके पास में, आर। यहां तक ये समझ में आई, मतलब डायग्राम विशेष तरीके से इसमें समझना है, जो आप लोगों ने समझ लिया है। डायग्राम समझने के बाद में अब पूरे डायग्राम से एक एक ट्रायंगल निकालते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम को मिटा देता हूं, वो डायग्राम आपके पास बना हुआ है। आगे देखते हैं, अगर मैं बात करूं कि ये कण ए और बी, जो दो कण आ रहे हैं आपके पास में, ये दोनों कौन से माध्यम में, एक ही माध्यम में, और एक ही माध्यम में दोनों की चाल कैसी होंगी, समान होंगी, क्योंकि दोनों कण कौन से, प्रकाश के कण हैं। तो यहां पर बात करते हैं कि कण ए जो है, इसकी भी चाल कितनी है आपके पास में, v है। माना कि में लिख देंगे कि माना कि एक्स वाई आपके पास में क्या है, एक समतल है, ठीक है, जिसका एक भाग पॉलिश है और एक भाग कैसा है, परावर्तित करता है। एक प्रकाश किरण ए पर आपतित होती है और दूसरी प्रकाश किरण बी डैश पर आपतित होती है, समान माध्यम में है, और समान माध्यम में होने के कारण इसकी दोनों की चाल कितनी होगी आपके पास में, v। दोनों की चाल कितनी है, v है। अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक के आपतित होने के बाद में ए से ए डैश तक के पहुंचने में, ए से ए डैश तक के पहुंचने में जितना समय लगता है, उतना ही समय में कहां पर किरण पहुंचती है, बी से बी डैश पर पहुंचती है, मतलब दोनों का टाइम कैसा है, बराबर है। अगर दोनों का टाइम बराबर है तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, चाल बराबरी से दूरी बटे समय। क्या पढ़ा है, चाल बराबरी से दूरी बटे समय। अगर मैं यहां से डिस्टेंस की बात करूं, दूरी की बात करूं, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, चाल गुणित समय। क्या बन जाएगा, चाल गुणित समय। अगर चाल गुणित समय की बात करते, अब डिस्टेंस, यहां से मैंने क्या बोला, ए से ए डैश तक पहुंचने में जितना समय लगा, उतना ही बी से बी डैश तक के पहुंचने में समय लगा। तो यहां पर अगर मैं ए से ए डैश तक पहुंचने की बात करूं, तो चाल क्या थी, वेलोसिटी कितनी थी, v थी, और समय कितना था आपके पास में, t लगा था। अगर मैं बात करता हूं कि उतना ही समय कहां से, बी से बी डैश तक के पहुंचने में लगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास में, बी से बी डैश तक के पहुंचने में लगा समय भी कितना हो जाएगा, v इंटू टी, मतलब दोनों में vt आ गया। अगर बात करते दो ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं आपके पास में, पहला ट्रायंगल है ए बी और बी डैश, कौन सा बना है, तो मैं त्रिभुज की बात करता हूं, त्रिभुज ए बी और आपके पास में क्या है, बी डैश। वह दूसरा त्रिभुज कौन सा बना है, ए डैश और बी डैश, कौन सा बना है, ए डैश और बी डैश। ये दो त्रिभुजों की बात करते हैं, तो आपको क्या क्या चीजें बराबर दिख रही, तो सबसे पहले तो आपको बराबर दिख रहा है कि ए डैश बी बी डैश दोनों आपस में कैसे है, बराबर है। अगर आपको ट्रायंगल निकालना है तो ट्रायंगल निकाल सकते हो, यहां पर बाहर निकालते हैं अपन, तो यहां पर क्या बना हुआ है, 90 डिग्री का कोण बना है, कहां पर, यहां पर बना हुआ है, यहां 90 का बना है, यहां पर बी लिखा है, यहां पर ए लिखा है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, बी डैश लिखा हुआ है। अगला ट्रायंगल क्या है आपके पास में, ए डैश और बी डैश, तो यहां से यहां हो जाएगा ए, यहां पर हो जाएगा ए डैश और यहां पर हो जाएगा बी डैश।
इसकी बात करते हैं। इसकी बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें आपको बराबर दिख रही। तो सबसे पहले बोला है ए डेश, ए से लेकर ए डेश, और अगला क्या है आपके पास में बी से लेकर बी डेश, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कैसी है, बराबर है, क्योंकि दोनों का मान क्या है आपके पास में वीटी, दोनों का मान क्या है वीटी। तो लिख देंगे हम क्या कि ए, पहले इसमें क्या है आपके पास में बी डेश, सॉरी ध्यान देना इधर, बी और बी डेश, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो क्या हो जाएगा आपके पास में बी डेश बराबर है किसके भाई, ए डेश के। यहां पर दिया हुआ है तो कारण में लिख देंगे, चूंकि वीटी क्या है बराबर है, ठीक, मतलब दोनों की डिस्टेंस कैसी है आपके पास में बराबर है। अगली बात करते हैं तो ये 90 का एंगल यहां पर भी बना है और 90 का एंगल यहां पर भी बना है। तो मैं लिख सकता हूं ए बी डेश, क्या लिखूंगा ए बी और ए बी डेश, ये जो एंगल है, और अगला एंगल कौन सा है आपके पास में ए डेश और बी डेश, ये प्रत्येक कितने का आपके पास में, प्रत्येक 90 डिग्री का। ये भी चीजें समझ में आई। अगली चीज क्या दिख रही है आपको कि इसमें भी ए बी डेश है, इसमें भी ए बी डेश है, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में ए बी डेश बराबर क्या होगा ए बी डेश, इसको क्या बोलेंगे उभयनिष्ठ बिंदु, क्या बोलेंगे उभयनिष्ठ भुजा, क्या बोलेंगे उभयनिष्ठ भुजा। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपके पास में, त्रिभुज कौन सा ए बी डेश बराबर है सर्वांग समय किसके, त्रिभुज कौन सा है आपके पास में अगला वाला ए डेश और बी डेश। क्यों सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम होने का कारण क्या है आपके पास में RHS, क्या है RHS। ये RHS क्या होता है, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से, किससे, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से। जब सारी चीजें बराबर है, सारी चीजें बराबर है, अगर ये ट्रेंगल में ये सारी चीजें इस ट्रेंगल के बराबर है तो कोण I क्या कोण R के बराबर होगा। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए कोण R बराबर होगा किसके, कोण I के। और क्या बोलता है हमें, परावर्तन का नियम क्या बोलता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या यहां पर कंप्लीट होती है।